जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद इन ओजपूर्ण विचारों के लिए माननीय आपका। संविधान हमारी आत्मा है और इसकी प्रस्तावना हमारे मूल्यों का प्रतीक। भारतीय संविधान इस देश के जन जन की आवाज है और संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। जिस सदन में इस वक्त आपकी उपस्थिति है, ये सदन साक्षी रहा है संविधान पर हुई चर्चाओं का, उसे मूर्त रूप देने का। और उसी के बाद जब नई संसद भवन का निर्माण किया गया तो उसके बाद इस केंद्रीय कक्ष को संविधान सदन नाम दिया गया। तो आज जिस क्षण के आप साक्षी हैं वो अपने आप में गौरवपूर्ण है और ऐतिहासिक भी। अब हमारे लिए अगला क्षण भी महत्वपूर्ण है, गर्व भरा है, जब माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे और इसके पश्चात उद्घाटन भाषण के माध्यम से कार्यक्रम को ओजपूर्ण दिशा देंगे। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 इसी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की जय। संविधान सदन में आज 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सभी पंचायत राज की प्रतिनिधिगण जनजाति क्षेत्र की महिलाओं को मैं इस संविधान सदन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये संविधान सभा ऐतिहासिक भी है और गरिमापूर्ण भी है। इसी सदन में
हमने आज़ादी प्राप्त की, हमने सत्ता का हस्तांतरण इसी सदन में हुआ। इसी सदन में 75 वर्ष पहले व्यापक चर्चा, संवाद, सहमति असहमति, व्यापक मंथन के साथ संविधान बनाया है। और इस संविधान सभा में यहां पर उस समय भी 15 महिलाओं ने इस संविधान बनाने में अपना योगदान दिया। आज इस विशिष्ट स्थान पर, जिसकी समृद्ध विरासत है, इतिहास है, जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को इसी सदन ने मजबूत किया है, आप सब यहां पर आई हैं। और विशेष रूप से आज महिला बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, इसी विभाग की राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी, और जिन्होंने महिला आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद महिलाओं के प्रतिनिधित्व, महिलाओं के नेतृत्व, महिलाओं के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास के नए योगदान के लिए आप सबको बुलाया है। महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर जी को, उनको विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और विशेष रूप से देश के अलग अलग राज्यों से, जनजाति क्षेत्र से, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण संस्था है पंचायत राज, जिसके पंचायत राज के माध्यम से हम गांव के विकास और गांव के विकास के साथ हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी, सभी माननीय सांसदगण, विशिष्ट अतिथिगण, मैं आप सबका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत की विरासत, उसकी संस्कृति, उसके संघर्ष में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे आजादी की लड़ाई हो, और उस आजादी की लड़ाई की पहली शुरुआत भी 1857 में हमारी रानी झांसी जी ने की, और उसके बाद इस आजादी के आंदोलन के अंदर संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के पीछे भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर इस देश की महिलाओं ने इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज मुझे खुशी है कि जनजाति क्षेत्र से हमारी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था पंचायत राज के अंदर आपके नेतृत्व से उन जनजाति क्षेत्र के अंदर सामाजिक आर्थिक विकास, महिलाओं को स्वावलंबन बनाना, ग्रामीण कुटीर उद्योग को बढ़ाना, उस सब में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए पंचायत से लेकर संसद तक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक विशिष्ट है। दुनिया के अंदर भारत ही एक ऐसा लोकतंत्र देश है जहां पर पंचायत में भी लोकतंत्र है और देश में सबसे बड़ी संस्था के रूप में संसद में भी लोकतंत्र। इसीलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र हमारी विरासत है, लोकतंत्र हमारी प्राचीन सभ्यता है, लोकतंत्र
हमारे विचारों में, लोकतंत्र हमारे कार्य प्रणाली में का है। इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। और उस लोकतंत्र की जननी के अंदर भी जब लोकतंत्र की विरासत, यहाँ के इतिहास को देखते हैं तो उस समय भी उस लोकतंत्र में महिलाओं का बड़ा योगदान होता था। और उस लोकतांत्रिक परंपराओं को श्रेष्ठता आगे बढ़ाने में भी उस समय भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आप तो विशेष रूप से जनजाति क्षेत्र से आ रहे हैं, और जनजाति क्षेत्र के अंदर 150 वर्ष पूर्व इस देश के अंदर ऐसा व्यक्तित्व रहा जिसने जनजाति क्षेत्र के लिए संघर्ष किया, आजादी के लिए संघर्ष किया। और उस समय भगवान बिरसा मुंडा ने जंगल और जमीन के लिए संघर्ष किया, जनजाति क्षेत्र के आत्मसम्मान के लिए संघर्ष किया। और इसीलिए बिरसा मुंडा का जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। और इस संविधान सदन में जितने आप महापुरुष देख रहे हैं, उन महापुरुषों का आजादी के समय भी योगदान रहा और आजादी के बाद देश के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसीलिए आजादी और आजादी के बाद विशेष रूप से महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जब आजादी के 75 वर्ष के इस अमृत महोत्सव में चल रहे हैं तो विशेष रूप से इस देश के अंदर, इस देश के लोकतंत्र को बढ़ाने में, इस देश के सामाजिक आर्थिक जीवन परिवर्तन करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए भारत के अंदर सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं, विशेष रूप से पंचायत राज, नगरीय क्षेत्रों के अंदर 33% आरक्षण के माध्यम से महिलाओं का नया व्यक्तित्व विकास हुआ है। कई राज्यों के अंदर तो 50% से ज़्यादा महिलाओं का आरक्षण है। लेकिन जितना आरक्षण है उससे ज़्यादा महिलाएं पंचायत राज और नगरीय क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है, ये महिलाओं की नेतृत्व की ताकत है। जहां पुरुष लड़ सकते हैं वहां भी महिला जनप्रतिनिधि ने लड़कर एक अच्छी शासन व्यवस्था कायम की है। और मुझे खुशी है, मैं देखता हूं जिस गांव के अंदर भी महिला पंचायत की प्रतिनिधि होती है, नगर पालिका की प्रतिनिधि होती है, वो गांव की समस्याओं को समझती है, वो गांव की चुनौतियों को समझती है, वो शहर की समस्याओं को समझती, गांव और उनकी चुनौतियों को समझती है। इसलिए जो आपके जीवन में जो चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को आप समझती हैं तो शासन करते समय उन कठिनाइयों चुनौतियों को कैसे सरल किया जा सकता है, ये आपका विचार रहता है और ये आपका लक्ष्य रहता है। और इसीलिए इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जितना महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, जितना महिला नेतृत्व आगे बढ़ेगी, उतनी ही हम इस देश की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, लोगों के जीवन के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करेंगे। क्योंकि मैं भी जब गांव में जाता हूं तो गांव में जब जितने लोग मिलते हैं वो कोई समस्या से अवगत नहीं कराते, लेकिन जब महिलाएं मिलती है तो वो सारी समस्याओं से अवगत कराती है। और इसलिए क्योंकि उन समस्याओं और उन चुनौतियों से महिलाओं को लड़ना पड़ता है, उन आपदा संकट से उन महिलाओं को लड़ना पड़ता है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने महिला नेतृत्व और महिला विकास और महिला के साथ सामाजिक आर्थिक विकास के दृष्टिकोण की नई दिशा दी है। उन्होंने जिन कठिनाइयों चुनौतियों से देश की महिलाएं लड़ती थी, उन चुनौतियों को समाधान करने का गंभीर प्रयास किया है। चाहे गांव में शौचालय हो, चाहे गांव में पीने का पानी हो, ऐसी बुनियादी बातें थी। जब गांव में जाते थे शौचालय नहीं हुआ करते थे, पीने का पानी के लिए महिलाओं को दूर दराज तक, कई बार तो किलोमीटर तक पानी लाना पड़ता था।
ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनने महिलाओं की समस्याओं को समझा, उनकी चुनौतियों को समझा, उनकी आपदाओं को समझा। और आप तो विशेष रूप से जनजाति क्षेत्र से आती हैं और इसलिए जनजाति क्षेत्र के अंदर बरसों से आपदा, संकट, संघर्षों से आप जूझ रही हैं। आप जंगलों में रहते हैं, जंगल जमीन इसकी आपका संरक्षण करने में बहुत बड़ा योगदान। इस देश के अंदर जनजाति क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कारण ही हमारे जंगल बचे हैं और हमारा स्वच्छ जल बचा है। और इसीलिए आप जिस क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे हैं, आज पंचायत के आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखा, आप लोकसभा, देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा, संसद की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझेंगे। और अब समय आ गया है देश के अंदर जब इस भारत के अंदर विधानसभा, लोकसभा के अंदर भी हमारी महिलाएं नेतृत्व करेंगी। लगातार महिलाओं का नेतृत्व राज्य की विधानसभा और लोकसभा में बढ़ रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि राज्य की नीतियों में, केंद्र की नीतियों में, पॉलिसीज के अंदर महिलाओं की कठिनाइयों, समस्याओं के समाधान के लिए महिला नेतृत्व करे और अपनी बात विधानसभा, लोकसभा जैसी संस्थाओं में रखें। मुझे आशा है जो भारत की संसद के नए भवन में सबसे पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, इससे सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता है कि किस तरीके से सरकार चाहती है कि महिलाएं नेतृत्व करें, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़े। राजनीति नेतृत्व के रूप में हमारी लंबी विरासत रही है, आजादी की लड़ाई की विरासत, आजादी के बाद शासन करने की एक लंबी विरासत रही है। अब समय आ गया है कि राज्य लोकसभा के अंदर भी महिलाएं जीतेंगी, नीतियां बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी, कार्यक्रम बनाएगी और सरकार का धन कहां खर्च होना चाहिए उसके ऊपर अपने विचार रखेगी, ताकि हम देश की महिलाओं के संकट, समस्या और चुनौतियों का समाधान कर सकें। मुझे खुशी है कि आप दूर दराज से आए हैं, एक विचार लेकर आए हैं, एक संकल्प लेकर आए हैं। ये नया वर्ष 2025 का आपके लिए नया संकल्प का वर्ष होना चाहिए, भारत की महिलाओं के लिए नया संकल्प का वर्ष होना चाहिए कि हम दुनिया के अंदर, भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी महिलाएं आज भी समाज क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है, लेकिन आने वाले समय के अंदर जितने पुरुष है उतनी महिलाएं का नेतृत्व भी बढ़ेगा और नेतृत्व के साथ सामाजिक आर्थिक विकास के अंदर भी हमारा योगदान होगा। और आज मुझे खुशी है कि चाहे किसी भी परीक्षाओं में ले लें, चाहे किसी भी कंपटीशन में ले लें, अभी 33-40% महिला आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके का समय गुजर रहा है, आने वाले समय में शिक्षा के अंदर, विज्ञान के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी युवा महिलाएं नेतृत्व करेगी और आने वाले समय में दुनिया को एक बेहतर मानव संसाधन देने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं पुनः आप सबको इस संविधान सभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप नया नेतृत्व लेकर जाएंगी, नई लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को समझ के जाएंगी और अपने अपने क्षेत्र के अंदर हमारी कोशिश होना चाहिए, हमारी प्रतिस्पर्धा इस बात की होनी चाहिए कि मेरी पंचायत में मेरे द्वारा जनजाति क्षेत्र के अंदर सामाजिक आर्थिक विकास तो हुआ है, लेकिन महिलाओं को नेतृत्व देने में हमने योगदान दिया है और उसी के साथ साथ उसके सामाजिक आर्थिक पहलू के साथ साथ ग्रामीण स्वावलंबन। आज मैं देखता हूं कि जहां जहां भी जनजाति क्षेत्र की महिलाएं अपने प्रोडक्ट, अपने हाथ से बनाए हुए प्रोडक्टों का समय समय पर छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पर उपयोग करती है,
लेकिन अब समय आ गया है कि दुनिया के अंदर जनजाति क्षेत्र की महिलाओं का बनाया प्रोडक्ट हो, चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे जड़ी बूटियां हो, हर क्षेत्र के अंदर हम इंटरनेशनल मार्केट पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भी महिलाओं के बने हुए प्रोडक्ट बेच सकें। और मैंने कई जनजाति क्षेत्र की महिलाओं को देखा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट पर बेचती है, ऑनलाइन करोड़ों का व्यापार कर कर गांव के अंदर बैठी महिलाओं को रोजगार देने का काम भी कर रही है। और इसीलिए अब समय आ गया है कि महिलाएं अब मजदूरी नहीं करेगी। अब समय आ गया है महिलाएं एक कुशल और कुशलता के साथ अपने हाथ में जो हुनर है, जो आपकी दक्षता है, वो अद्भुत है। उस दक्षता का उपयोग करते हुए हम हमारे गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक व्यापक योजना बनाएंगे। मैं महिला आयोग के अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि वह हर जनजाति क्षेत्र की पंचायतों के अंदर एक एक प्रोडक्ट को इस तरीके की दक्षता बनाने के लिए उनको कौशल प्रदान करे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस गांव ढानी की जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर एक नया मार्केट दे सकें, ताकि उस गांव के अंदर वो रहने वाली महिलाओं को उसी गांव में रोजगार मिल जाए, ताकि गांव को दूर दराज जाकर पलायन कर कर काम न करना पड़े। मुझे याद है, एक माँ बेटी की संवेदना को मैं समझता हूँ, उनकी पीड़ा को समझता हूँ। आज भी इस देश के अंदर करोड़ों महिलाएं हैं जो अपने घर का खर्चा खुद चलाती है, और नए विचार, नई दिशा तो मैं देखता हूं कि हमारी पढ़ने वाली बेटी खुद अध्ययन प्रशिक्षण भी करती है और साथ में आर्थिक रूप से पैरों पे खड़े होने की नया संकल्प, नया विचार भी उनमें है। आप में बहुत बड़ा आत्मविश्वास है, आपकी दक्षता है, आपकी कौशलता है, संवेदना है आप में। हम सब महिलाओं को भारत के नेतृत्व की नई दिशा देनी है। और आज जब हम संविधान सदन में आए तो इन महापुरुषों से, और जो स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद जिन्होंने देश में योगदान दिया, उनसे नई प्रेरणा लेकर जाएंगे और देश के अंदर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, आत्मस्वावलंबन बनाएंगे और सामाजिक नेतृत्व देकर और आर्थिक नेतृत्व देकर इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। आप सभी को पुनः यहाँ पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत आभार माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, आपका इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हर आयोजन का समापन आभार प्रकट करने से ही पूर्ण होता है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री गौरव गोयल जी, संयुक्त सचिव लोकसभा सचिवालय, कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत कर सभी के प्रति अपनी भावपूर्ण कृतज्ञता संप्रेषित करने की कृपा करें। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया राहतकर जी, माननीय सांसदगण, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, महिला आयोग की सदस्य सचिव सुश्री मीनाक्षी नेगी जी, भारत के 20 विभिन्न राज्यों से आए पंचायती राज संस्थाओं की सम्माननीय महिला प्रतिनिधिगण, लोकसभा सचिवालय, प्राइड, ICPS, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, भाषिनी, माइटी, NIC, संसद टीवी व मीडिया के सभी साथियों के प्रति मैं अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आपके मार्गदर्शन व आपकी सहभागिता से यह कार्यक्रम सफल हो पाया। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी का, जो कि संसद की प्रोडक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन, नवाचार को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत की संसद विश्व में AI के उपयोग में विश्व की सभी संसदों में अग्रणी है और
भारत की संसद विश्व की पहली ऐसी संसद है जो कि आपके मार्गदर्शन में डेली जो एजेंडा पेपर होते हैं उन्हें एआई का उपयोग करते हुए 12 विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराती है। मैं इस अवसर पर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दो महानुभावों के विचारों को कोट करना चाहता हूं। जॉन मैकार्थी, जिन्हें फादर ऑफ एआई कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि एज सुन एज इट वर्क्स नो वन कॉल्स इट एआई एनीमोर। ये जैसे ही काम करने लग जाती है तो कोई कहेगा नहीं कि आर्टिफिशियल है, वो नैसर्गिक प्राकृतिक लगेगी। और हाल ही में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत को डबल एआई का एडवांटेज है। डबल एआई, पहला एआई माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरा एआई है एस्पिरेशनल इंडिया। आज संविधान सदन के इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में एस्पिरेशनल इंडिया भारत के 20 विभिन्न राज्यों से आई नारी शक्ति महिला जनप्रतिनिधिगण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संसद भाषिनी का अद्भुत संगम हुआ है। आप सब यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस सत्र का समापन हम राष्ट्र को समर्पित एक गीत के साथ, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के माध्यम से करेंगे। आप सभी से निवेदन, अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर इस गीत को गुनगुनाएं और राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान प्रकट करें। शुक्रिया आप सभी का। जहां महिलाएं सशक्त होती हैं वहां समाज समृद्ध होता है, और जहां महिलाएं नेतृत्व करती हैं वहां सुनहरे भविष्य का निर्माण होता है। इस विजय घोष के साथ उद्घाटन सत्र का समापन हुआ, लेकिन हर स्मृति को संजोना महत्वपूर्ण है और हर एक तस्वीर जो है वो हजारों शब्दों के बराबर होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन, सत्र के समापन के बाद सभी प्रतिभागी माननीय लोकसभा अध्यक्ष के साथ समूह चित्र के लिए कोर्टयार्ड 1 में आमंत्रित हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूँगी कि समूह चित्र के लिए यानी कि ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आप सभी कोर्टयार्ड 1 में आमंत्रित हैं।